नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने YouTube चैनल जीके एकेडमी बाय गौरव सर में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले संस्कृत 10th क्लास का एक वीडियो हम लोग यहां पे देखे थे, जिसमें हम लोग नित्य श्लोक पढ़े। उसका आपका 2 पार्ट है, तो वहां से आप 10th वाले नित्य श्लोक देख सकते हैं, जहां से 4 से 5 नंबर हमेशा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो संस्कृत व्याकरण में उन सभी पॉइंट को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है और एग्जाम में किसी न किसी प्रश्न से इसका संबंध रहता है। तो मित्रों, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ज़रूर ज्ञान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी वही सब्सक्राइब कर सकता है, कोई भी इसको सब्सक्राइब कर सकता है। और बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए लाभकारी ना हो, लेकिन और सारे जो वीडियो आएंगे हो सकता है उसमें से कोई आपका लाभकारी हो जाए। तो एक वीडियो भी आपका लाभकारी होता है तो सब्सक्राइब करना आपका सफल हो जाएगा। तो चलिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए, आज बात करते हैं सबसे पहले वचन। तो वचन आप हिंदी में पढ़े होंगे। जो संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। मित्रों, परिभाषा वही रहेगा जो हिंदी में पढ़े हैं, परिभाषा वही रहेगा। इसलिए परिभाषा पे हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम उनके भेदों में जो हिंदी और संस्कृत में अंतर है उस पर चर्चा करेंगे। तो जिसे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। आप हिंदी में पढ़े होंगे एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में एक नया आता है द्विवचन, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध कराएगा एक वचन, दो संख्या का बोध कराएगा द्विवचन, और दो से अधिक का बोध कराएगा तो बहुवचन। तो इस तरह से आप वचन संस्कृत में पढ़ेंगे। इसका प्रयोग अनुवाद बनाते समय, इसका प्रयोग शब्द रूप लिखते समय, धातु रूप लिखते समय इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है इसको जान लेना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आगे बात करते हैं लिंग का। तो लिंग का भी परिभाषा वही है जो हिंदी में है। अब लिंग हिंदी में आप दो ही पढ़े होंगे, स्त्री पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जाति दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में एक तीसरा आता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का मतलब जिसको हम यह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि वो स्त्री है कि पुल्लिंग है, ऐसे को हम लोग नपुंसक कहते हैं। जैसे फल, तो फल में कैसे पता चलेगा कि वो पुरुष है कि स्त्री है? तो ऐसे शब्दों को हम लोग नपुंसक रखते हैं, तो उसको नपुंसक लिंग कहते हैं। तो जिससे ना स्त्री ना पुरुष का बोध हो उसे हम लोग नपुंसक लिंग कहेंगे। तो ये आपका लिंग है। इसका ही प्रयोग हम लोग करते हैं अनुवाद बनाते समय, वहाँ पर भी आपका इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है पुरुष। पुरुष, तो पुरुष जो है आपका संस्कृत में भी 3 होता है और हिंदी में भी 3 ही होता है। पुरुष का मतलब बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए, तीनों का बोध कराता है उसे हम लोग पुरुष कहते हैं। तो लेकिन हिंदी और संस्कृत में अंतर है। क्या अंतर है, जरा ध्यान से देखेंगे। प्रथम पुरुष, यहाँ प्रथम पुरुष में सह तौ ते मतलब वह, वे दोनों, वे सब आया है। लेकिन हिंदी में क्या आता है? हिंदी में पहले क्या आता है? हिंदी में जो आप लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? वहाँ पे लिखते हैं हम लोग, हम सब, फिर तुम लोग, तुम सब, फिर वह, वे दोनों, वे सब। तो यानी जो प्रथम पुरुष है हिंदी में अन्य पुरुष हो जाता है, और मध्यम पुरुष जो कि त्यों रहता है, और यहाँ उत्तम पुरुष जो है वहाँ प्रथम पुरुष बन जाता है। तो इस तरह से पुरुष में हिंदी में और संस्कृत में अंतर ध्यान देंगे। प्रथम पुरुष में सह तौ ते यानी वह, वे दोनों, वे सब आएगा। मध्यम पुरुष में त्वम इवामियम तुम दोनों, तुम सब आएगा। और उत्तम पुरुष में मैं, हम सब, हम दोनों, ये आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी में ये प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष में अंतर पाया जाता है, उलट जाता है। इसलिए ये संस्कृत में इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे अनुवाद बनते हैं और इसके अभाव में अनुवाद आप गलत कर देंगे। आगे बात करते हैं कारक की।
तो कारक जो हिंदी में होता है वही आपका संस्कृत में होता है। मूल्यता कारक 7 होते हैं, लेकिन संबोधन ले ले तो संबोधन लेके 8 होता है। तो देखिए कारक, ये कारक है और कारक चिन्ह है। तो कारक कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से या जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे रे भो। तो इसका प्रयोग हम लोग अनुवाद में करते हैं। अनुवाद में इसके अनुसार हम लोग इसको देखेंगे। कारक और विभक्ति अनुवाद में टॉपिक पढ़ना है, इससे वहाँ पर सवाल पूछा जाता है। 4 नंबर का सवाल आता है और इसी से अनुवाद भी बनता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका कारक और विभक्ति। तो इसको कारक चिन्हों को याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध काके के, अधिकरण में पर, संबोधन हे रे भो। इसको आप कंठस्थ कर सकते हैं। आगे है, हम 5वां टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लकार। आइए देखते हैं लकार। तो लकार ऐसे, ये नया है, इस हिंदी में नहीं होता है, ये सिर्फ संस्कृत में होता है लकार। तो लकार मित्रों मूल्यतः 10 होते हैं। कैसे होता है? लट, लोट, लंग, विधिलिंग। विधिलिंग किसी का भेद है, यहाँ पे मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि पांचों पढ़ना है। विधिलिंग लिंग लकार का भेद होता है। लिंग लकार का 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका देखिए आश्रयलिंग और एक होता है विधिलिंग। तो हमको विधिलिंग पढ़ना है। फिर लिट लकार, लिट, लुट, लोट, लुंग और रिंग, ये मिला के कुल 10 लकार पढ़ना है। देख लीजिए एक बार, आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, नोट करके इसका नोट्स को भी बढ़िया से बना लीजिए। ये 10 है, लेकिन जो हमें पढ़ने हैं वो है लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट। ये जो है 5 लकार हमें पढ़ने हैं। इसी 5 लकार से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 लकार का प्रयोग हमें नहीं पढ़ना है। ये जो 10th के ऊपर पढ़ेंगे उनके लिए, संस्कृत लेकर पढ़ना चाहेंगे उन्हें 10 लकार को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम लोग यहाँ 5 लकार तक ही पढ़ेंगे। अब जरा सा इसमें बात करें कौन सा लकार किस में काम करता है। तो पहला में है लट लकार, तो इसको नोट कर सकते हैं। लट लकार का प्रयोग हमेशा जो होता है वो वर्तमान काल के लिए होता है। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा अर्थ के लिए किया जाता है, आज्ञा के लिए। और लंग लकार का प्रयोग हमेशा भूतकाल के लिए होता है। और विधिलिंग का प्रयोग चाहिए अर्थ के लिए होता है। चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको खाना चाहिए, चाहिए अर्थ के लिए होता है। और लिट लकार का प्रयोग आपका भविष्यत काल के लिए होता है, वह पढ़ेगा, वह जाएगा, भविष्यत काल के लिए होता है। तो ये 5 लकार का प्रयोग हम लोग देखेंगे अनुवाद के लिए। और इसी के अनुसार आपका एग्जाम में पूछा जाता है धातु रूप। ये 5 लकार में धातु रूप आपको पढ़ने हैं। ये 5 लकार धातु में पूछा जाता है, कोई भी एक लकार आपसे एग्जाम में पूछेगा। आइए अगला टॉपिक है विभक्ति। तो विभक्ति का बात करें तो विभक्ति आपका उसी तरह से 7 होता है, और यदि संबोधन मिला दें तो 8 हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो ये 8 विभक्ति है। इसका प्रयोग हम लोग शब्द रूप लिखने के लिए करते हैं। एक तरह से विभक्ति, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखते हैं। तो ये छोटी मोटी जानकारी, लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे आप लोग विशेष पूर्वक और अच्छे तरह से इसको समझ लें, ताकि आपको आगे संस्कृत व्याकरण पढ़ने में समस्या ना आए। अब देखिए, जहाँ तक हम संस्कृत व्याकरण की चर्चा करते हैं, जो 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब तक का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दें कि वो भी उसका लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें। आइए देखते हैं। तो जहाँ तक हम 6 की बात करते हैं, 7, 8, 9, 10, क्योंकि संस्कृत तो हमारा 6 से ही शुरुआत होता है। इसके ऊपर के क्लास में यही सब पढ़ना है लगभग, लेकिन उसका विस्तार पढ़ना, चाहे 11th हो चाहे 12th हो। जो CTET में आप लोग भरे हैं, STAT में भरे हैं, संस्कृत लेकर कर रहे हैं, तो उनके लिए लाभकारी है। तो मित्रों, यहाँ पढ़ना ये सब में है,
लेकिन जो 9th और 10th का सिलेबस जो पूछा जाता है और सी टेट एस टेट का जो सिलेबस पूछा जाता है उसके अनुसार हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो मैं नंबर बताऊंगा कि कौन कितने नंबर का आता है, ये 9th और 10th विषय 9th और 10th क्लास के लिए है। आइए देखते हैं शब्द रूप। तो शब्द रूप मित्रों 9th और 10th क्लास में 4 अंक का पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है ये हम लोग जब शब्द रूप पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। धातु रूप 3 अंक का पूछा जाता है, 3 अंक का धातु रूप होता है। और संधि 4 अंक का पूछा जाता है। समास भी 4 अंकों का होता है। समास तो आप हिंदी में मैंने पढ़ाया, आप देखे होंगे, नहीं देखे तो वहाँ से भी देख लीजिए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का समास लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत अंतर है। उपसर्ग 2 नंबर का आता है मित्रों। उसके बाद प्रत्यय 4 नंबर का और कारक विभक्ति 4 नंबर का। इस तरह से मिला लें तो ग्रामर ये 25 नंबर का आता है। ये 25 नंबर ऑब्जेक्टिव का है। और ये कारक विभक्ति से आपका एग्जाम में जब आप बनाएंगे सब अनुवाद, उसमें भी ये कारगर सिद्ध होता है। तो ये चार नहीं, इसको मैं 8 नंबर मानता हूँ। तो इस तरह से आपका ये संस्कृत व्याकरण 9th और 10th का एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो अब जरा सा हम लोग बात करें शब्द रूप के बारे में। तो शब्द रूप बहुत होते हैं, कोई गिनती नहीं है उसकी, लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से ये निर्णय लेकर चलना पड़ेगा कि कौन कौन सा एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, उसके अनुसार हम लोग उन शब्द रूपों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए शब्द रूप 2 तरह का होता है, एक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में जो आप पढ़ते हैं साधारण राम, लता, और जो कर्मवाच्य जैसे सेव, लव, सेवेते, सेवेते, सेवंते, तो इस तरह से जो पढ़ते हैं वो है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो शब्द रूप लगभग हम लोग 35 से 40 शब्द रूप देखेंगे यहाँ पर, जिससे 9th 10th का काम चल जाएगा और एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अब 35-40 तो देखेंगे, लेकिन आपको इसमें पढ़ना ज़्यादा नहीं है। आप इसमें 10 भी याद कर लोगे, बढ़िया से समझ लोगे, तो 35-40 आपका क्लियर हो जाएगा और आपका कोई भी सवाल नहीं बचेगा। उसी तरह शब्द रूप की धातु रूप की बात करें तो धातु रूप भी लगभग हम लोग 25 के आसपास पढ़ेंगे। तो 25 पढ़ने नहीं है, आपको मात्र 2 धातु रूप यदि याद कर लेते हैं, बढ़िया से मैं बताऊंगा, तो आपका 25 क्लियर हो जाएगा और टोटल एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। संधि, तो संधि तो आपका पूरा पढ़ना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़ेंगे इसको डिटेल में, यहाँ 4 अंक। समास, समास भी पूरा पढ़ना है, आपको बताया था मूल्यतः संस्कृत में समास 4 होते हैं, जो हिंदी में पढ़े हैं तो यहाँ भी देखेंगे। उपसर्ग 2 नंबर, तो उपसर्ग हिंदी और संस्कृत लगभग सेम है, थोड़ा बहुत हिंदी में अलग, थोड़ा ज़्यादा होते हैं, 14 जो हिंदी में अलग से होता है, तो उसको तो मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा। अगला टॉपिक तो हिंदी में उपसर्ग ही चलेगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रत्यय संस्कृत का अलग होता है मित्रों, तो कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, फिर आपका स्त्री प्रत्यय अलग होता है, तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर का, फिर कारक व्यक्ति पढ़ेंगे। तो मित्रों इस तरह से यहाँ पर संस्कृत व्याकरण पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद मिक्स करके पढ़ेंगे, कभी संस्कृत व्याकरण का टॉपिक उठाकर पढ़ेंगे, फिर कभी 10th क्लास का, 9th क्लास का जो पाठ्य पुस्तक लगा हुआ है प्यूषम, उसके आधार पे करेंगे। तो आज का वीडियो तक मित्रों यहीं तक। अब यदि जो आप पहले ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। यदि आप कोई भी इसमें जो टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं तो उसी टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा, या आप पाठ्य पुस्तक वाला पढ़ना चाहते हैं तो भी हमें बताइए। तो आज के वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।